Hello, good evening everyone. My name is Kiran Kuhar and I am your Geography UGC नेट ट्रेनर। तो हमारी जो लाइव क्लास है वो शुरू हो चुकी है, जल्दी से जो है आप ज्वाइन करें। हाँ जी, नीतीश कुमार। एनी डाउट? अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है चैट बॉक्स में अपना जो क्वेरी है वो डाल सकते हो। गुड इवनिंग नीतीश। 1-2 मिनट जो वेट करते हैं स्टूडेंट्स का, उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम पहले टेम्परेचर का थोड़ा सा हमारा टॉपिक रहता है। टेम्परेचर के बाद हम डेंसिटी करेंगे और डेंसिटी को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, सैलिनिटी टॉपिक। तो ये 3 टॉपिक जो है हम आज पढ़ेंगे। सैलिनिटी हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ मोस्टली जो है हमारा जो उसके फैक्टर्स हैं उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि फैक्टर से ही हमारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अगर जो आपका जो टेम्परेचर का जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको बताया, अगर उसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे बता सकता है। और रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स आज नहीं, आज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। कल सुबह तक आप लोगों को मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। और कल 10 बजे आपकी जो है क्या है, मीटिंग है, सबको पता है। तो 10 बजे आपको जो है गूगल मीट पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो अब जो है हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अगर जो भी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कैसे पूछ सकता है। जैसे अभी आपने हैंड रेज किया था, वैसे आप हैंड रेज कर सकते हो। और हैंड रेज करने से पहले आप टाइप कर दिया करो, ताकि मैं जैसे ही स्क्रीन पर ऑन आती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता लग जाएगी कि हाँ इसको ये नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कल हमने जो तापमान है, तापमान का क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज जो तापमान है, तापमान का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम समुद्र के ऊपर से, सतह से नीचे की गहराई की तरफ चलते हैं, तो जो ये सतह से गहराई की तरफ चलते हैं तो इस समुद्र के पानी में तापमान में क्या है, वेरिएशन मिलता है, चेंज मिलता है। और इस चेंज के आधार पर हमने कुछ जोन बना रखे हैं, ठीक है। उन जोन को पढ़ना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला है ये पॉइंट आउट किया गया है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ओशन का वो हमेशा कहाँ मिलता है। ये हमेशा याद रखना कि जो ओशन है, जो ओशन है, ओशन का मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है उसके सरफेस वाटर पर, यानी कि जो सबसे ऊपर की सतह होती है वहां पे मिलता है। और जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे जाते हैं, जो तापमान है उसमें क्या है, कमी आती है। जैसे जैसे समुद्र के ऊपर की सतह से नीचे की तरफ चलते हैं तो जो तापमान है, तापमान में क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। ये ठीक है। उसके बाद आप एक बात बताओ, ये यहाँ पे आपका ये रीजन असर्शन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ठीक है। क्या है कि जैसे जैसे हम, अब ये रीजन असर्शन का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि जो हमारा ओशन की सबसे ऊपर वाली सतह है वहां पे तापमान सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सतह होती है, सबसे ऊपर वाली सतह, इस पर जो सूर्य की इंसोलेशन है वो डायरेक्ट गिरती है, डायरेक्ट यहाँ पे जो है क्या है, रेज मिलती है। तो जो 200 मीटर की गहराई है, यानी कि 20 मीटर, यानी कि सॉरी ये 200 मीटर की गहराई तक क्या मिलता है, ये यहाँ पे भी क्या है, 200 है। 200 मीटर की गहराई तक जो तापमान है, यानी कि जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो 200 मीटर तक पेनिट्रेट कर पाती है, समुद्र के पानी में घुस पाती है। तो उसके आगे जो है तापमान नहीं प्रदान कर पाती है पानी को। मैक्सिमम जो सन की रेज जो घुस पाती है पानी में वो 200 मीटर तक ही घुस पाती है। इसलिए जो समुद्र की ऊपर की सतह होती है वहां पे सबसे ज्यादा तापमान मिलता है, ठीक है।
उसके बाद है जो हमारा समुद्र की अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से गहराई बढ़ती है तो जो तापमान है वो क्या है, घटता जाता है। लेकिन जो हमारी जैसे जैसे गहराई बढ़ती है उसके साथ जो तापमान के कम होने की दर है वो हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, तो आप सबको पता है ये हर जगह यही चीज है कि जैसे जैसे हम सतह से नीचे की तरफ चलते हैं तो जो तापमान है उसमें कमी होती है, लेकिन जो कमी होती है जिस दर से होती है वो दर हर जगह सेम नहीं है। हर जगह जो दर है अलग अलग है। जो तापमान है 200 मीटर की गहराई तक और उसके बाद की जो दर है उसके बाद जो है वो बहुत तेजी से गिरता है। ठीक है, तो इस आधार पर जो तापमान है यानी कि जो हमारा ओशन है, ओशन को दो जोन में बांटा गया है। मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे हम कहाँ से जाते हैं, सरफेस से नीचे गहराई की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारे सरफेस से गहराई की तरफ चलेंगे तो जो हमारा तापमान है वो गिरेगा, लेकिन हर जगह तापमान के गिरने की दर सेम नहीं होगी, अलग अलग होती है। और ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो तेजी से गिरता है 200 मीटर तक, लेकिन उसके बाद जो तापमान में डिक्रीज होता है वो धीरे धीरे होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ओशन का वाटर है उसको दो जोन में डिवाइड किया गया है। अब हम ये जो है जोन पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा फोइटिक जोन और दूसरा है हमारा एफोइटिक जोन, यानी कि फोइटिक जोन और हमारा है एफोइटिक जोन। फोइटिक जोन होता है 200 मीटर तक। ठीक है, ये क्या है, ये 200 मीटर की गहराई तक है, ऊपरी सतह का प्रतिनिधित्व करता है और इसे सीधे गर्म किया जाता है सौर विकिरण द्वारा। यानी कि ये जो 200 मीटर की गहराई तक वाला जो पानी है वो किसके द्वारा सीधा गर्म होता है, सूर्य की इंसोलेशन, सूर्य की जो किरणें हैं उनके द्वारा डायरेक्ट गर्म होता है ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फोइटिक। और ये ओशन सरफेस से 20 से 200 मीटर की गहराई पर है और ये क्या करता है, डायरेक्टली हिट होता है। ठीक है, ये आपसे रीजन असर्शन में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपको ये बोल देंगे कि जो फोइटिक जोन है, फोइटिक जोन 200 से सबसे जो फोइटिक जोन है, फोइटिक जोन का तापमान सबसे अधिक है। उसके बाद आपको रीजन दिया जाएगा क्योंकि जो सन की रेज है वो 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है, 200 मीटर की गहराई तक ही पानी को गर्म कर पाते। तो आप क्या कहोगे कि दोनों रीजन और असर्शन ढंग से क्या है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं करेक्टली। उसके बाद एक जोन होता है एफोइटिक जोन। एफोइटिक जोन 200 मीटर से जो आगे वाला एरिया होता है वहां पे फैला होता है, जहाँ पे हमारी जो सौर विकिरण है वो घुसने में क्या होती है, असमर्थ होती है। ठीक है, फोइटिक जोन हो गया, एफोइटिक जोन हो गया। फोइटिक जोन बता दिया कहाँ से कहाँ तक है, 200 मीटर से आगे की गहराई पर हमारा एफोइटिक जोन है, जहाँ पे हमारा सूर्य की किरणें घुस नहीं पाती हैं। ठीक है, अब ये जो फोइटिक जोन के बारे में, यानी कि ये जो 0 से 200 मीटर की गहराई तक वाला जो जोन है वो बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो फोइटिक जोन है यानी कि 0 से और ये जो 200 मीटर वाला जो पानी का एरिया है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेराइन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पानी में पौधे उगते हैं उनको मेराइन फोटोट्रोप कहते हैं या फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, या फाइटोप्लैंक्टन। और ये क्या करते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, और ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो रिच हो जाते हैं। ठीक है, किसके लिए, जो मेराइन एनिमल है वो इसको खाते हैं, जैसे हमारा जू प्लैंक्टन। तो इसलिए जो ये हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट जोन है। तो ये भी आपसे रीजन असर्शन में पूछा जा सकता है फोइटिक जोन का। और हमारा ये फोइटिक जोन की बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, हाँ शगुफ्ता और नीतीश, क्या डाउट है आपको। मैंने ये बोला है जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ही आप हैंड रेज करोगे। बताओ जल्दी से। और मैंने ये भी बोला कि पहले टाइप कर दिया करो ताकि मैं आते स्क्रीन पे जो आपके मैसेज सीन कर सकूं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है।
किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई बात नहीं सकता, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको फोइटिक जोन और एफोइटिक जोन दोनों समझा दिए हैं, और रीजन असर्शन के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके बारे में भी बता दिया है। और ठीक है, उसके बाद अब ये वाला जो डायग्राम है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। मैच द फॉलोइंग वाला हर बार हर फर्स्ट शिफ्ट में नहीं तो सेकंड शिफ्ट में जरूर आपका जो है पेपर होता है, मतलब ये क्वेश्चन जरूर आता है मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में कैसा आएगा? मैच द फॉलोइंग में आ सकता है जोन के नेम आ सकते हैं और सामने उनकी जो गहराई है वो आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जोन है हमारा एपीपेलिसिक जोन। एपीपेलिसिक जोन को हम सनलाइट जोन भी बोलते हैं, और ये 200 मीटर की गहराई तक है। ठीक है, फिर 200 से 1000 मीटर की गहराई तक है हमारा मेसोपेलिसिक जोन, जिसको हम ट्विलाइट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 1000 से जो है 1 मिनट, 1000, उसके बाद हमारा बैथीपेलिसिक जोन है। जो बैथीपेलिसिक जोन है वो कहाँ से कहाँ तक है? बैथीपेलिसिक जोन है हमारा 1000 से 4000 मीटर तक बैथीपेलिसिक जोन है। इसको हम मिडनाइट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, या हम इसको सी ऑफ बेंथिक जोन भी बोलते हैं। जब मैं नोट्स भेजूंगी उसमें लिख रखा है ऑलरेडी ये। सबसे पहला है हमारा एपीपेलिसिक, जिसको हम सनलाइट जोन बोलते हैं। उसके बाद है मेसोपेलिसिक, जिसको ट्विलाइट बोलते हैं। उसके बाद हमारा बैथीपेलिसिक, जिसको मिडनाइट बोलते हैं। एपीपेलिसिक की गहराई है 200 मीटर, 200 से 1000 है मेसोपेलिसिक, 1000 से 4000 है हमारा बैथीपेलिसिक। ठीक है, उसके बाद हमारा है 4000 से हमारा 6000 तक है एबेसल पैलेसिक, यानी कि एबेसल प्लेन वाला, और 6000 से हमारा 11000 तक वाला एरिया है हेडा पैलेसिक जोन। तो ये जो है आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है ये इनके नेम कि जो हमारा ओशन है, ओशन को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ओशियन को 5 हैबिटाट जोन में डिवाइड किया हुआ है, एपीपेलिसिक जोन। और इस एपीपेलिसिक जोन को ही हम कौन सा जोन बोलते हैं? फोइटिक जोन। आपको अभी मैंने बताया कि फोइटिक जोन कितने मीटर की गहराई तक है? 200 मीटर की गहराई तक। इसलिए देखो इसका नाम भी क्या है? सनलाइट जोन, क्योंकि 200 मीटर तक क्या हमारी सनलाइट पेनिट्रेट करती है पानी में। ठीक है, तो यहाँ तक ये जितने भी नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है हमारा जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रखा है हमने टेम्परेचर का, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं। जो कैरेक्टर जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के उसके जो फीचर्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ना चैलेंजर एक्सपेडिशन हुआ था, ठीक है, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको सारी जो है ना बिल्कुल याद रखनी है। तो जो हमारा चैलेंजर एक्सपेडिशन हुआ था उसे पता चलता है कि जो ट्रेंड है डिक्रीज होने का टेम्परेचर का डेप्थ बढ़ने के साथ, वो किसने रिपोर्ट किया है? हमारे चैलेंजर एक्सपेडिशन ने। आपसे ये पूछा जाए कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारा तापमान है वो कम होता जाता है, ये किसने बताया है? ये हमारा बताया गया चैलेंजर एक्सपेडिशन में। और ये फील होता है कि जो चेंज होता है ओशन वाटर के टेम्परेचर से, जो ओशन वाटर है, ओशन वाटर का जब 500 मीटर से आगे जाती है तो जो तापमान है, तापमान में जो कमी है वो बहुत स्लो होती है, यानी कि 200 मीटर या 500 मीटर तक जो कमी होती है बहुत जल्दी जल्दी होती है, यानी कि जो चेंज आता है तापमान में वो बहुत तेज होता है। लेकिन जैसे जैसे 500 मीटर से आगे बढ़ते हैं तो जो तापमान है, तापमान में जो कमी है वो धीरे धीरे होती है, यानी कि धीरे धीरे कम होता है। ये देखो ये है हमारा 0 से 500। ठीक है, इस 500 मीटर तक की गहराई तक तो तापमान में जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है, बहुत तेज होंगे। लेकिन जैसे ही 500 से आगे चलेंगे तो जो तापमान है, तापमान में वेरिएशन क्या है? बहुत कम आ रही है। तो ये क्या है हमारा? ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको पता है ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है जो ड्यूरनल और एनुअल रेंज है टेम्परेचर, वो बंद हो जाता है कब? ये याद रखना कि जो डेली रेंज है टेम्परेचर की और जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर की वो कहाँ पे बंद हो जाती है, जिसके बाद नहीं मिलती? वो आफ्टर अ डेप्थ ऑफ 5 फैथम, 5 फैथम की 30 फीट या 100 फैथम या 600 फीट तक जो हमारी जो ड्यूरनल रेंज है तापमान की वो क्या होती है? बंद हो जाती है। इसके बाद क्या? सीज हो जाती है।
तो ये जो विशेषताएं हैं उसमें पहले मैंने बता दी कि जो जैसे जैसे गहराई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी की जो प्रवृत्ति बताई गई है वो हमारे चैलेंजर अभियान के दौरान बताई गई है। दूसरा जो समुद्र है, समुद्र के पानी में जो तापमान में 500 मीटर की गहराई से अधिक परिवर्तन होता है बहुत धीमी गति से। 500 मीटर तक बहुत तेज होता है लेकिन 500 मीटर के बाद बहुत धीरे धीरे से कमी आती है। उसके बाद जो दैनिक और वार्षिक तापमान है 5 फैथम की गहराई के बाद समाप्त हो जाता है या 100 फैथम। इसके बाद क्या है हमारा जो ये है दैनिक और वार्षिक जो रेंज है, दर है, वो क्या है बंद हो जाती है। उसके बाद ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ये रेट है हमारे डिक्रीज होने का टेम्परेचर का बढ़ती गहराई के साथ, यानी कि देखो जैसे जैसे हम गहराई की तरफ बढ़ते हैं और जो तापमान में कमी होती है, ठीक है। इक्वेटर टुवर्ड द पोल इज नॉट यूनिफॉर्म। इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाए तो ये हर जगह सेम नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है तो यहाँ पे भी 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस कम है तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा कि जो हमारा भूमध्य रेखा से जैसे जैसे पोल की तरफ चलते हैं हमारा ओशन में, तो जो तापमान के कमी होने की दर है वो हर जगह क्या है सेम नहीं है, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि समुद्रों की जो सतह का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो महासागरीय तली है उसका जो तापमान है तापमान एक समान होता है। इसका मतलब है कि बढ़ती गहराई के साथ जो तापमान है, तापमान में कमी की दर अधिक तेजी से निकट ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा से, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है कि जैसे जैसे हम सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, यानी कि जैसे ही हम 0 डिग्री इक्वेटर से जब पोल की तरफ चलते हैं 90 डिग्री, तो जो सरफेस पानी है उसका जो तापमान है वो क्या है कम हो जाता है। इक्वेटर पर ज्यादा होता है और जो हमारा पोल है उस पर क्या होता है कम होता है, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर है हमारा ओशियन बॉटम, ये तो सरफेस की बात कर रहे थे कि जो सरफेस पे जो पानी है वो इक्वेटर पर ज्यादा है लेकिन पोल्स पर कम है, लेकिन जो बॉटम का जो पानी है हर जगह जो तापमान है वो क्या है सेम है, यूनिफॉर्म। कहाँ से यूनिफॉर्म है? 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 डिग्री पोल तक तली का जो तापमान है वो क्या है सेम होता है। जैसे आपने देखा एक बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी होता है, ठीक है, और ये हमारी बकेट है। बकेट में ये जो पानी है यहाँ तक आपको पानी दिख रहा है, ये पानी की सबसे ऊपर की सरफेस है। यहाँ पे जो तापमान है, तापमान में क्या है जैसे जैसे हम जो तली से ऊपर यानी कि ऊपर से जब तली की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या है कमी हो जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि जब ये तली का तापमान देखते हैं तो वो हर जगह क्या है सेम है, जिसका मतलब क्या होता है द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, यानी कि जो तापमान में कमी आ रही है बढ़ती गहराई के साथ वो कहाँ पे इक्वेटर पर ज्यादा है, पोल्स पर कम है। जो वेरिएशन है तापमान में वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, इक्वेटर पर ज्यादा होते हैं, पोल्स पर कम होते हैं, भूमध्य रेखा पर कम होते हैं और ध्रुवों में भूमध्य रेखा पर ज्यादा होते हैं और ध्रुवों में कम होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि जिसके कारण द रिजल्ट ऑफ जर्मन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन, जो जर्मन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन हुआ था 1911 में, उन्होंने रिवील किया कि 100 मीटर पर जो 100 मीटर और 7.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ये किया गया है कि जो इक्वल होता है सरफेस तापमान के। ये कह रहा है कि जो हमारा 7.5 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये दो लैटिट्यूड हैं। इन दोनों लैटिट्यूड पर जब हम 100 मीटर की गहराई पर तापमान देखते हैं तो वो हर जगह दोनों जगह क्या होता है सेम है। ऐसे ये कह रहा है कि जो तापमान 200 मीटर की गहराई पर देखिए 7.5 डिग्री नॉर्थ पे और 50 डिग्री नॉर्थ पे, वहां पे भी जो तापमान क्या है सेम है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये आपको रिवाइज करने की थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। उसके बाद है वो क्षेत्र जहाँ से समुद्र की सतह का पानी अब तटीय हवाओं द्वारा दूर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि जो नीचे से पानी है वो ऊपर आ जाता है और समुद्र की सतह पर कम तापमान रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब आपको दो चीज समझनी है। ये देखो ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वाला रीजन,
ये हमारा है साउथ अमेरिका वाला रीजन, और ये है हमारा यूरोप, और ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, तो देखो ये आपको पता है यहाँ पे हमारी है 0 डिग्री। उसके बाद देखो हमारे आपको पता है 3 विंड चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है 0 से 23.5 डिग्री के बीच में हमारी ट्रेड विंड यानी कि ईस्टर्ली। ईस्टर्ली कैसे चलती है, अब हम सिर्फ ओशन की बात करेंगे। ईस्टर्ली चलती है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ऐसे ये डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट और वेस्ट, यानी कि हमारी ये चलती है ऐसी ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ का जो पानी होता है ना, ये हवा द्वारा हटा लिया जाता है, और यहाँ पे कैसी करंट आ जाती है, यहाँ पे कोल्ड पानी आ जाता है, ठंडा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से तापमान क्या है, कम हो जाता है। ऐसे ही दूसरी साइड देखे तो ये ऐसे चलता है ईस्ट टू वेस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जहाँ से चली है वहां से पानी को हटा देती है, और वहां पे कैसा पानी आ जाता है, ठंडा पानी आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो तापमान है उसमें कमी आ जाती है। तो ये देखो ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि जो हमारी विंड है, विंड भी हमारा क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसमें, तापमान को बैलेंस करने में। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अब देखो कुछ हमारे ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे सी हैं जहाँ पे डेप्थ पर बहुत ज्यादा क्या है, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इन सम एरिया हाई टेम्परेचर, ये आपको याद करने हैं। जैसे सारगेसो सी, सारगेसो सी सबको पता है कहाँ पे है, रेड सी, मेडिटेरियन सी, सुलू सी। यहाँ पे जो तापमान है वो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। दूसरा ये बता दूं, ये जो जितने भी आपने पढ़े ये कैसे महासागर है, कैसे सी है, ये हमारे बंद महासागर है, ये लैंड एरिया से ढके हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान ज्यादा मिलता है। जो मेडिटेरियन सी है उसने 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया है इतनी गहराई पर। ठीक है, और वहीं पे इंडियन ओशन में इतनी गहराई पर सिर्फ कितना तापमान है, 1.1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप मेडिटेरियन और इंडियन ओशन का कंपैरिजन करें, तो जो मेडिटेरियन ओशन है वो कैसा है, वो बंद महासागर है, चारों तरफ से किससे है, महाद्वीपों से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे तापमान ज्यादा है। लेकिन इंडियन ओशन कैसा है, इंडियन ओशन ओपन सी है, जिसकी वजह से जहाँ पे तापमान कैसा है, बहुत कम है। और इस तरह की जो एनोलमस यानी कि जो कंडीशन मिलती है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, बंद सागर में। जो हमारे इनक्लोज्ड सी है हाई लैटिट्यूड के, वे रजिस्टर करते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारा तापमान मिलना तो ज्यादा चाहिए था लेकिन मिल जाता है कम, यानी कि हॉट कंडीशन मिलनी चाहिए थी बट कोल्ड कंडीशन मिल जाती है, या फिर कोल्ड कंडीशन मिलनी चाहिए थी, हॉट कंडीशन मिल जाती है। तो ये इसको क्या कहते हैं, हमारा थर्मल एनोमली। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का जब इन्वर्जन हो जाता है, अपोजिट मिलता है जब हमें तापमान। और आपको पता है कि जो हमारा ओशन का जो पानी है इसमें एक क्लियर कट क्या है, थर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ कि इतने से इतने में तापमान इतना, इतने से इतने में तापमान इतना। तो एक तरीके से जोन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो कुछ क्षेत्रों में मैंने बता दिया कौन कौन से हमारे नाम है, सारगासो सी है, रेड सी है, भूमध्य सागर है, सुलू सी है। जो भूमध्य सागर और इंडियन ओशन की अगर इतनी गहराई पर तापमान देखा जाए दोनों सी में, तो भूमध्य सागर में 24.4 है, जबकि वहीं हमारा जो इंडियन ओशन है वहां पे 1.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जो हमारा उच्च अक्षांशों, जो निम्न अक्षांश है यानी कि जो लो लैटिट्यूड पर जो हमारे समुद्र है वहां पे ऐसी परिस्थितियां मिलती है। जबकि जो हमारा पोल के पास है वहां पे तापमान ज्यादा किससे मिलता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर का इन्वर्जन होने के कारण, और जो हमारे समुद्र है समुद्र में परतदार तापीय संरचना मिलती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो हमारा सी है ना, ये हमारा सी है, इस सी को है ना कुछ जोन में और परतदार चट्टानों में बांटा गया, सॉरी चट्टानों में नहीं, लेयर्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले है देखो 3 लेयर है हमारी, अपर लेयर, मिडल लेयर और लोअर लेयर। जो अपर लेयर है, अपर लेयर को हम क्या कहते हैं, अपर लेयर हमारी है 0 से 500 मीटर।
कहीं कहीं पर ये क्या है 300 मीटर भी दे रखी है, लेकिन जो एवरेज आप लोगे वो कितना है 500 मीटर। 500 से 1000 मीटर आपकी मिड वाली है, ठीक है, और 1000 से आगे जो है हमारी सबसे नीचे वाली। तो जो अपर अपर आपको पता है यहाँ पे जो तापमान है सबसे ज्यादा होता है वार्म वाटर होता है, और जिसका एवरेज टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो है दिस लाइट ओशन वाटर मास फ्लोट ओवर द हैवी वाटर मास। यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये गर्म पानी किस पे तैर रहा है, ठंडी जल धारा पे तैर रहा है। इसके नीचे जो ठंडी जल धारा है उसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। ये हमारे जो ट्रॉपिकल एरिया यानी कि 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, वहाँ पे क्या है हमेशा के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो मिडल लैटिट्यूड है वहाँ पे सिर्फ समर सीजन में होती है। दूसरा हमारी है मिडल लेयर। मिडल लेयर यानी कि हमारा 300 से 1000 मीटर तक। ये मैंने देखो ये आपको बता दिया। अपर लेयर कहाँ से कहाँ तक है 500 मीटर तक है, और वार्म वाटर मास है ये 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। उसके बाद है आपकी लोअर लेयर 1000 मीटर से नीचे है, ये बहुत ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ पे वाटर कैसा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की। लेकिन एक हमारी लेयर है, इसका नाम याद रखना पिक्नोक्लाइन, सॉरी पिक्नोक्लाइन नहीं, थर्मोक्लाइन लाइन। जो तापमान को वो जोन जहाँ पे तापमान में बहुत तेजी से चेंज होता है, रैपिड चेंज होता है, उस ट्रांजिशनल जोन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। ये आपसे पूछा जाता है थर्मोक्लाइन एक ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पे रैपिड चेंज होता है टेम्परेचर में जैसे जैसे गहराई बढ़ता है, और इस जोन को हम थर्मोक्लाइन कहते हैं, जो 300 से 1000 मीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ये याद रखनी है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है वहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज ज्यादा होते हैं वहाँ पे हमारी ज्यादा मिलती है थर्मोक्लाइन। और जो सीजनल थर्मोक्लाइन है वो 40 से 100 मीटर के बीच में मिलती है, पानी की जो सतह है कि गर्म होने के कारण मिलती है। यानी कि जैसे हमारा गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमारा मिलती है जो ड्यूटनल थर्मोक्लाइन है, यानी कि दिन के हिसाब से जब टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी ये थर्मोक्लाइन है। थर्मोक्लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल जोन। यानी कि ट्रांजिशनल जोन यानी कि जहाँ से तापमान में क्या है तेजी आती है, बहुत क्या है बहुत ज्यादा तेजी आती है। रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान में बहुत ज्यादा तेज आती है, या तो वो बहुत तेजी से गिरता है या बहुत तेजी से बढ़ता है इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ। इस थर्मोक्लाइन लाइन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, 300 से 1000 मीटर। और थर्मोक्लाइन लाइन कौन सी लाइन है, जो हमारे तापमान में चेंज को शो करती है, ठीक है। तो ये देखो ऊपरी और निचले महासागरीय जलराशि को तेजी से परिवर्तन के गहराई 300 से 1000 मीटर की गहराई के बीच क्या है हमारी थर्मोक्लाइन है। और हमारे जो 40 से 100 मीटर की गहराई जो मौसमी सीजनल थर्मोक्लाइन है वो 40 से 100 मीटर के बीच में मिलती है। ये जो हमारी सीजनल थर्मोक्लाइन है जब हमें इंसोलेशन ज्यादा मिल जाते हैं तो उसकी वजह से मिलती है। और जो दैनिक थर्मोक्लाइन है यानी कि दिन के हिसाब से जब तापमान ज्यादा हो जाता है कम हो जाता है तो तब बनते हैं हमारे दैनिक थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो अब है हमारा डेंसिटी ऑफ ओशियन। डेंसिटी मैंने आप सबको बता दी है कि डेंसिटी ऑफ ओशियन किसे कहते हैं। अगर किसी को भी डेंसिटी ऑफ ओशियन क्लियर नहीं है कि डेंसिटी क्या होती है, तो क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है टेम्परेचर वाला टॉपिक खत्म हो गया है, अब हम पढ़ेंगे महासागरों का घनत्व। महासागरों का घनत्व यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये घनत्व किसको कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कण जितने जितने पास होंगे उसकी जो डेंसिटी है उतनी ज्यादा होगी। और जब इसके जो कण होते हैं, जब ये कण ऐसे दूर 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 फैल जाते हैं ऐसे, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब ये एक दूसरे के पास ऐसे चिपकने लग जाते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। अब जो हमारा गर्म पानी होता है, गर्म पानी का क्या नेचर है कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी का ये नेचर है कि गर्म पानी गर्म होता है, पानी गर्म है यानी कि जो इंसोलेशन जब हम मिलती है, जैसे ये हमारा सन से जब इंसोलेशन मिलती है तो पानी गर्म होता है, और गर्म होकर क्या ये हल्का होता है, हल्का होकर फैलता है। और इसके जो कण है, पानी के जो कण है वो क्या है, दूर दूर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हल्का गर्म पानी है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। और जो ठंडा पानी होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। अब आप इसको कैसे याद रखोगे डेंसिटी की, आपको पता है जब हम सर्दी होती है सर्दियों में हम सिकुड़ के बैठते हैं,
जब सिकुड़ के बैठते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, सब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तब क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा। लेकिन जब गर्मी होती है तो क्या हम वो फैल कर बैठते हैं, तो इससे क्या हमारी डेंसिटी कम होती है। एक मिनट, डेंसिटी मैंने बता दिया क्या था, लेकिन उससे पहले शायद किसी ने जी परतदार नीति, जैसे जैसे हम एक जोन से या एक परत से, जो हमारा ओशन है ना, ओशन में तापमान में चेंज होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम सतह से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा ऊपर वाली लेयर से, सबसे जो आपने ओशन देख रखा होगा, सबने ओशन देख रखा है, ओशन की जब सबसे ऊपर वाले सतह से नीचे की तरफ, गहराई की तरफ बढ़ते हैं ना, तो उसमें तापमान में बहुत ज्यादा चेंज मिलते हैं, जिसके हिसाब से जो हमारे जोग्राफर है, जोग्राफर ने उसको क्या किया है, जोग्राफर ने तापमान के हिसाब से उसको कुछ परत यानी कि लेयर में डिवाइड कर दिया है। इसी को क्या बोलते हैं, परतदार तापीय संरचना, यानी कि हमारा लेयर्ड, लेयर के अकॉर्डिंग जब हम तापमान की स्टडी करते हैं कि इस लेयर में इतना तापमान है, अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 लेयर बताई हैं। सबसे पहले है हमारी कौन सी है, अपर लेयर, फिर है हमारी मिडल लेयर, फिर है हमारी लोअर लेयर। अपर लेयर कहाँ तक है, 500 मीटर की गहराई तक है, जहाँ पे जो तापमान है, तापमान ज्यादा होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा 500 से 1000 मीटर पे किस क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। टेम्परेचर, ओशन वाटर में टेम्परेचर में चेंज किस लाइन के द्वारा शो किया जाता है, तो वो थर्मोक्लाइन है। ये आपसे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है जो किस में चेंज शो करती है, तापमान में चेंज को शो करते हैं, जो 500 से 1000 मीटर के बीच में एकदम से चेंज होता है। और 1000 मीटर के नीचे होती है हमारी लोअर लेयर, जहाँ पे जो तापमान है, तापमान को जो कोल्ड लेयर होती है, ठंडी लेयर। तो ये जब हम तापमान के बारे में पढ़ते हैं तो इसी को बोला जाता है परतदार तापीय संरचना, ठीक है। यानी कि हमारे तापमान के अकॉर्डिंग जो समुद्र में परतें बिछी हुई हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं। तो अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी आप लोगों को मैंने अभी समझा दिया कि डेंसिटी क्या होती है। अब डेंसिटी के बारे में अब उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है। डेंसिटी के बारे में है ना 3-4 जो क्वेश्चन है वो ये पूछे जाते हैं कि एक तो जो हमारा प्योर वाटर है वो किस टेम्परेचर पे वो होता है, ठीक है। तो अब हम आगे जो डेंसिटी है वो पढ़ते हैं। तो डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है घनत्व, क्या होता है, घनत्व पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को संदर्भित करता है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुकी हूँ होता क्या है, यानी कि अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये वाला जो है आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम में कोई सब्सटेंस है, उसकी पर यूनिट में कितना हमारा क्या है, कितना ज्यादा मास है या कितना ज्यादा एरिया उसने घेरा हुआ है, इसको बोलते हैं हमारा डेंसिटी। और डेंसिटी को हम मेजर करते हैं, याद रखना, डेंसिटी को हम मेजर करते हैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। ये ऐसे, इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको ऐसे एक्सप्रेस या ऐसे लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी को मेजर या एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये याद रखना। उसके बाद हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेंसिटी है हमारी प्योर वाटर की, कितनी है, 1.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कितने तापमान पर है ये डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम में, और ये 2010 से ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि जो हमारा प्योर वाटर है, प्योर वाटर की डेंसिटी 1.00 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितने तापमान पर है, वो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर है, ठीक है। और जो हमारे ये साफ पानी है, जो स्वच्छ पानी है ना, इसको एक स्टैंडर्ड के रूप में समझा जाता है। इस जो ये प्योर वाटर है ना, इस प्योर वाटर की डेंसिटी के हिसाब से ही अदर जो हमारा वाटर होता है, जैसे हमारा सलाइन वाटर होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, इन सारे वाटर की जो है डेंसिटी किसके अकॉर्डिंग मेजर की जाती है, हमारे प्योर वाटर को बेस बनाकर इनकी डेंसिटी को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो शुद्ध पानी का घनत्व है वो कितना है, 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। और शुद्ध जल का जो घनत्व है, शुद्ध जल के घनत्व को दूसरे के घनत्व के मापन के लिए मानक के रूप में लिया जाता है,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं पानी में जो हम मेजर करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, प्योर वाटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये आपको याद रखनी है कि जो एवरेज डेंसिटी आपसे पूछी जाती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज डेंसिटी सी वाटर की कितनी है, ये 1.0278 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको बुक में ये दिया हुआ है 1.02677, लेकिन इसको क्या है राउंड ऑफ करके भी दे सकते हैं वे 1.0278 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप दोनों याद रख लेना, या 1.02677 ग्राम पर जो कि हमारी 2 से 3% ज्यादा है किससे, प्योर वाटर की डेंसिटी से। आपको पता है प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी है, प्योर वाटर की डेंसिटी मैंने अभी आपको बताई 1.0 है सिर्फ प्योर वाटर की डेंसिटी। और हमारा जो सैलाइन वाटर है, जो सी वाटर है, आपको पता है सी वाटर में क्या मिलते हैं, सी वाटर में हमारी सैलिनिटी मिलती है 57 प्रकार के। तो हमारे क्या मिलते हैं, जो है हमारे क्या नमक मिलते हैं या हमारे सब्सटेंस मिलते हैं। तो हमारा जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का सिर्फ 1.0। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा सी वाटर की डेंसिटी है वो प्योर वाटर की डेंसिटी से कितनी प्रतिशत ज्यादा है, तो 2 से 3% ज्यादा है। और किस डिग्री, कितने तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है। और जो हमारा सी वाटर है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ग्रेजुअली इंक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है तो जो सी वाटर की डेंसिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। हाईएस्ट डेंसिटी, या आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, जो हाईएस्ट डेंसिटी रिकॉर्ड की गई है हमारे सी वाटर की वो किस तापमान पर रिकॉर्ड हुई है, -1.3 डिग्री सेल्सियस पर। इस तापमान पर जो हमारा सी वाटर है उसकी सबसे ज्यादा जो है डेंसिटी रिकॉर्ड करी गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो एवरेज डेंसिटी है सी वाटर की, जिसमें हमारे नमक पदार्थ ये सब घुले होते हैं, जो कि 2 से 3% ज्यादा है हमारे किससे, प्योर वाटर शुद्ध जल के पानी से। और जो समुद्र के जल का घनत्व है तापमान के घटने के साथ क्या कम हो जाता है। और सबसे हाईएस्ट जो जो हमारी घनत्व रिकॉर्ड किया गया वो -1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारी क्या है, दर्ज की गई है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारी डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे सी वाटर की, क्योंकि इससे डिटरमाइन होता है कि जो हमारा ओशियन वाटर है, जो सी वाटर है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा। अब देखो, ये पढ़ने आप पहले आपको पढ़ना नहीं है, पहले आपको समझना है। ये देखो, ये है हमारा वाटर, ये है वार्म वाटर, और ये है हमारा कोल्ड वाटर, ठीक है। अब डेंसिटी बताएगी कि कौन सा पानी ऊपर तैरेगा और कौन सा पानी नीचे बैठ जाएगा। तो जो वार्म वाटर है, वार्म वाटर का पता है आपको, गर्म होता है और गर्म होकर क्या है, फैल जाता है, हल्का हो जाता है। गर्म पानी हमेशा हल्का होकर ऊपर क्या है, फैल जाता है, ठीक है। और जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर क्या होता है, भारी होता है, और ये क्या करता है, नीचे सब्सिडाइज कर जाता है, बैठ जाता है। कोल्ड वाटर की डेंसिटी क्या होती है, कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज्यादा। और जो हमारी वार्म वाटर है, वार्म वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हमारी वार्म वाटर की डेंसिटी कम होती है। तो जो हमेशा वार्म वाटर है, वार्म वाटर हॉरिजॉन्टल रूप में क्या है, फैल जाता है, यानी कि क्षैतिज प्रकार से फैल जाता है। लेकिन जो कोल्ड वाटर है वो क्या है, हमारा डूब जाता है, सब्सिडाइज कर जाता है, सिंक कर जाता है, क्योंकि ये भारी होता है, ठीक है। जो हमारा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सी वाटर है वो सब्सिडाइज करेगा या नहीं करेगा, ये आपकी वर्टिकल मूवमेंट से पता चलेगा। आपको पता है वार्म वाटर, मैंने आपको बता दिया वार्म वाटर क्या करेगा, वार्म वाटर फ्लोट करेगा ऐसे, ठीक है, ओशन। और जो कोल्ड वाटर वो कैसे मूव करेगा, हमारा गर्म पानी तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, लेकिन जो हमारा ठंडा पानी वो कैसे मूव करेगा, वर्टिकल, नीचे की तरफ बैठेगा, क्योंकि ये क्या है, ये सिंक डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोल्ड वाटर वो कैसा है, भारी है। अब जो दूसरा है कि अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि सब्सिडाइज करेगा, सबसिस्टेंस होगा, डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट किसकी होगी।
दूसरा है एक्सपेंशन एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो मैंने ये भी बता दिया, एक्सपेंशन कौन सा पानी होगा, गर्म पानी। एक्सपेंशन में क्या होगी, विस्तार होगा, वो क्या है, फैल जाता है, जिसके जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। हमेशा याद रखना, गर्म पानी हल्का होता है और हल्की चीज हमेशा भारी चीज के ऊपर टिकी होती है। और इसके नीचे कैसा पानी होता है, ठंडा, जो कैसे होता है, हैवी वाटर होता है। ये कैसे होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। कोल्ड वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। इसलिए इनकी डेंसिटी में वेरिएशन है, इसलिए गर्म पानी क्या है, कोल्ड पानी पे तैरता है। ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है कि जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर कैसा है हमारा, लेस डेंस वाटर है, जो एज पर रूल रिलेटिवली लाइटर सी वाटर। लाइटर सी वाटर कौन सा होगा, जिसका तापमान ज्यादा होगा, यानी कि गर्म पानी वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, फ्लोट, तैरेगा हॉरिजॉन्टली। और वहीं पे जो हमारा भारी पानी है वो क्या करेगा, बैठ जाएगा, सिंक डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक में तो क्या होता है, अवतलन और हमारी लंबवत संरचना। ठीक है, दूसरा है हमारा विस्तार, और इसलिए क्षैतिज संरचना होगी, ये मैंने आपको बता दिया। और कौन से 5 समुद्र के जल का घनत्व कम होगा, कौन से का अधिक होगा, अधिक जो डेंसिटी होगी वो वाला जल डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या रहेगा, तैरता है। आपको पता है वार्म वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो क्या है, तैरता है। वहीं जो हमारा कोल्ड वाटर, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से ये क्या है, सब्सिडाइज करता है या नीचे बैठ जाता है। हमेशा याद रखना, जो भारी हल्की चीज है, यानी कि जो गर्म चीज है वो हल्की होती है, और हल्की होगी उसकी डेंसिटी क्या है, उसके कण चारों तरफ फैल जाते हैं और क्या है, वो ऊपर उठने लगते हैं। और वही जो हमारी ठंडी चीज होती है वो भारी होती है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठने लगती है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी डेंसिटी है, यानी कि जो हमारा घनत्व है, उसको 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और सैलिनिटी। टेम्परेचर का मैंने अभी आपको बताया, जिस पानी का तापमान, ये हमारा 2 तरीके का, ये हमारा पानी है, एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है। जो हमारा गर्म पानी होगा वो क्या होगा, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगी, यानी कि वो फैलेगा। लेकिन जो कोल्ड वाटर है वो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। इसको क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस होगा, अवतलन होगा। और इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर से, प्रेशर और जो हमारा डेंसिटी उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि प्रेशर क्या है, और हमारा जो ऊपर का पानी है, जैसे ये हमारा गर्म पानी है, गर्म पानी क्या करता है, नीचे के ठंडे पानी पे अपना फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये नीचे की तरफ बैठता है। जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी क्या होगी, उतना ही जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो पड़ेगा। और ये क्या है, हमारा जो पानी है वो नीचे की तरफ बैठेगा और ऊपर वाला पानी जो है फैलने लग जाएगा। तो ये हमारा प्रेशर का इफेक्ट है। तीसरा हमारा सैलिनिटी। प्रेशर आप समझ में आ गया, प्रेशर ये मैंने लिख रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रेसिव इफेक्ट। कॉम्प्रेसिव यानी कि दबाव, जब ऊपर का पानी नीचे वाले पानी पे दबाव डालता है तो इसकी वजह से जो पानी है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, यानी कि वार्म वाटर कोल्ड वाटर के ऊपर क्या करता है, अपना प्रेशर लगाता है। उसके बाद है सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी ज्यादा होगी तो हमारा जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज्यादा। याद रखना, सैलिनिटी ज्यादा तो हमारी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, सी वाटर की ज्यादा। जिस वाटर में सैलिनिटी ज्यादा होती है उसका इवेपोरेशन क्या है, ब्लेड से होता है। लेकिन अगर प्योर वाटर होता है उसका जो इवेपोरेशन है बहुत जल्दी से क्या है, हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको थर्मल बता दिया, तो प्रेशर बता दिया और सैलिनिटी बता दिया। अब जो हमारा टेम्परेचर है एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, टेम्परेचर और डेंसिटी क्या है, हमारे इनवर्सली रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है हमारी डेंसिटी क्या होगी, कम। और अगर डेंसिटी हमारी ज्यादा तो टेम्परेचर क्या होगा, हमारा ज्यादा। अब आपको ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि हमारा वार्म वाटर है, वार्म वाटर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर, क्या होते हैं, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अब आप
ये जो हमारे समुद्री जल का तापमान और घनत्व विपरीत रूप से संबंधित है। उच्च तापमान होता है तो घनत्व कम, और तापमान कम है तो घनत्व क्या होगा, अधिक। अब हमारा है थर्मल विस्तार और थर्मल संकुचन, यानी कि जो हमारे निम्न अक्षांश हैं, यानी कि जो हमारी लो लैटिट्यूड है, यानी कि हमारा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, यहाँ पे जो समुद्री जल है, सी वाटर है, इसके घनत्व को नियंत्रित करने में तापमान बहुत अधिक इम्पोर्टेंस अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन जबकि जो हमारा पोलर एरिया है, वहाँ यानी कि जो ध्रुव है, ध्रुव पर जो जबकि तापमान का महत्व समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित करने से ध्रुव की ओर कमी आती है। यानी कि जो हमारा ध्रुव है, ध्रुव एरिया में जो तापमान है वो, यानी कि जो डेंसिटी है या तापमान है, वो कुछ इफेक्ट नहीं करती है। जो हमारा निम्न अक्षांश है, यानी कि जो हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का रोल ज्यादा कहाँ पे है, 0 डिग्री से 35 डिग्री के बीच। लेकिन जैसे जैसे 35 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर सी के पानी की डेंसिटी को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो एक बार अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकता है। देखो, इम्पोर्टेंट तो हर पॉइंट होता है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हर चीज इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है उसका नेचर ही ऐसा है। अगर हम थोड़ा बहुत भी ये सोचते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो छोड़ देते हैं, जो एग्जाम है, एग्जाम में वही पॉइंट दे दिया जाता है, फिर हमारा क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैंने वो टॉपिक तो पढ़ा नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में, ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेना है, ताकि हमें क्या है, सारा चीज पता हो जाए। बाकी आपको जो पढ़ना है, मैं आपको बताया, ग्रुप में नोट्स शेयर कर देती हूँ, बस वही पढ़ना, मतलब नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर हो जाए, और जो मेन मेन है, मोटा मोटा है, या जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो हम बस क्लास में एक बार ओवरव्यू हो जाए, ताकि आपके जो दिमाग है, दिमाग में वो सेटल हो जाए कि हाँ, अगर आपको कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, और आप पेपर में ये ना करो कि अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, रीजन असर्शन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। इसलिए जो आपको मैं ये जो थ्योरी पार्ट है ज़्यादा कराती हूँ। लेकिन जब आप नोट्स देखते हो, आपको खुद भी इजी लगता होगा कि ये तो बहुत इजी है, और ओशनोग्राफी इतना ज़्यादा वाइड है ही नहीं हमारा। ठीक है। तो अगर यहाँ तक अगर आप सबको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देखो, टेम्परेचर में जब चेंज होता है उसको हम शो करते हैं थर्मोक लाइन से। अब जब डेंसिटी में चेंज होता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, कौन सा अभियान पूछ रहे हो, वहां पे मैंने डाल रखा है। जैसे 1874 में चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ था, कई बार होता, 1911 में भी हुआ था, 1913 में भी हुआ था। ठीक है। चैलेंजर, ये मैंने आपको बता दिया, जो चैलेंजर अभियान है, जो चैलेंजर एक्सपीडिशन है वो 1874 में भी हुआ था, और हमारा 1911 में भी हुआ। लेकिन जो आपको याद रखना, वो 1874 का, शायद बुक में 1874 है, अभी जितना मैं याद कर पा रही हूँ। ठीक है। तो चलो अब आगे पढ़ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है,
थस अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लो लैटिट्यूड, ये लो लैटिट्यूड का आप सबको पता है, यानी कि जो हमारे 0 से 35 इन वाले एरिया को क्या कहते हैं, लो लैटिट्यूड। अगर इनके तापमान में थोड़ा सा भी चेंज होता है वाटर के में, क्या करता है, thus a change in temperature of warm low latitude water has about 3 times the effect on density of an equal change in temperature occurring in colder high latitude water। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा लो लेटीट्यूड तापमान है, लो लेटीट्यूड में जो वाटर है, अगर गर्म पानी है, उसके जो पानी है उसके पानी में थोड़ा बहुत भी तापमान में चेंज आता है तो वो इफेक्ट करता है हमारी किसके डेंसिटी पे, किसके इक्वल, 3 टाइम, अगर 3 टाइम इफेक्ट इक्वल होता है किसके, हमारे कोल्डर जो लेटीट्यूड होते हैं उनके इक्वल होता है हमारा लो लेटीट्यूड के जब तापमान में चेंज हो जाता है। ये इस प्रकार जो गर्म कम अक्षांश वाले पानी के तापमान में बदलाव का प्रभाव लगभग 3 गुना होता है ठंडे उच्च अक्षांश जल में होने वाले तापमान के समान परिवर्तन के घनत्व पर। तो क्या है, 3 गुना ज्यादा किस पर इफेक्ट होता है, हमारी डेंसिटी पर, जब हमारे गर्म जो लो लेटीट्यूड है उनके जब तापमान में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा टेम्परेचर ऑफ सी वाटर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कैन नॉट इंक्रीज। अब आप जो वाटर है, सी वाटर का जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस तापमान पर हमारा जो पानी है वो जम जाए। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हमारा सी वाटर का तापमान नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सी वाटर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कैन नॉट इंक्रीज सी वाटर डेंसिटी, यानी कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बाद हमारा जो डेंसिटी है सी वाटर की वो नहीं बढ़ सकती, और जो सी वाटर है वो कैसा हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और इसी की वजह से ये देखो आपका है रीजन असर्शन का क्वेश्चन क्या है, इसी की वजह से क्या है, हमारी जो आइस है, बर्फ है, वो फ्लोट करती है पानी में, किसकी वजह से, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद पानी की डेंसिटी नहीं बढ़ सकती, जिसकी वजह से बर्फ पानी में फ्लोट करती है। ठीक है, उसके बाद है पोलर जो एरिया है, पोलर एरिया, वहां पे जो वेरिएशन होते हैं तापमान में वो कम होती है, जिसकी वजह से जो रोल है टेम्परेचर का सी वाटर की डेंसिटी पर वो क्या है, कम है। हमारे जो देखो आप सबको पता है 0 डिग्री यानी कि जो इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, वहां पे तापमान में ज्यादा वेरिएशन होता है, कभी वहां पे तापमान बहुत ज्यादा मिलता है, कभी वहां पे कम। लेकिन जो हमारा पोलर एरिया पर हमेशा क्या होता है, तापमान कम ही होता है, जिसकी वजह से वहां पे वेरिएशन कम होती है, और उसकी वजह से जो डेंसिटी है उस पर भी इफेक्ट क्या होता है, कम पड़ता है। टेम्परेचर पोलर एरिया में जो टेम्परेचर है पोलर एरिया में, टेम्परेचर डेंसिटी को कंट्रोल नहीं करता, ये टेम्परेचर डेंसिटी को सिर्फ इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में कंट्रोलिंग फैक्टर है, हमारा तापमान पोलर एरिया में नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रेशर, ये 3 अभी फैक्टर बताए थे। प्रेशर हमारा डायरेक्टली पॉजिटिव रिलेटेड है ओशन वाटर्स की डेंसिटी से। जो हमारा ऊपर वाला जो पानी है वो क्या करता है, नीचे वाले पानी पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो नीचे वाला पानी है वो क्या है, बैठने लगता है। अब इसमें भी हमारा है अब डेंसिटी, टेम्परेचर, सैलिनिटी, इसको ऐसे याद रखते हो, TDS। ठीक है, अब इसको भी हम 3 लाइन से, ये इसका मतलब है TDS का टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी। टेम्परेचर को किस लाइन से शो करते हैं, थर्मोक लाइन, और हमारा डेंसिटी को पिग्नोक लाइन, और हमारा सैलिनिटी को हमारा हेलियोक लाइन। TPH, TDS को TPH। ठीक है, ये 3 जो आपकी ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा डेंसिटी को हम जिससे शो करते हैं वो होती है हमारी 200 से 1000 मीटर के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिकनोक लाइन। ठीक है, जो टेम्परेचर है सी वाटर का वो शार्पली, यानी कि 200 मीटर तक तो आपको पता है कि बहुत जल्दी से गिरता है, लेकिन 200 से 1000 मीटर के
तो 200 से 1000 मीटर के बीच में जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा होते हैं, सीवियर होते हैं। उस रीजन को क्या बोलता है, वो एक ट्रांजिशन जोन होता है हमारा। कौन सा? थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन तो होता है हमारा टेम्परेचर के लिए, और हमारा डेंसिटी के लिए होता है पिक्नोक्लाइन। और मैंने आपको बता दिया कि जो सी वाटर है, यानी कि जो पोलर एरिया में सी का यानी कि जो समुद्र है, समुद्र के तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हाई लैटिट्यूड पर। देयर इज नो चेंज इन सी वाटर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हमारा जो पोलर एरिया में सी वाटर के सरफेस से नीचे की तरफ चलते हैं, तो वहां पे तापमान पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नो चेंज इन सी वाटर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। अगर आप क्या है सतह पे चलोगे वहां पे भी 10, ठीक है, सतह पे चलोगे वहां पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। जो तापमान है वो हर जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कोई चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे तापमान का बढ़ती गहराई के साथ। उसके बाद ये लाइन याद रखनी है आपको, इसको क्या बोला है, पिक्नोक्लाइन। जो है ये 200 से 1000 मीटर के जोन पे है। यहाँ पे क्या होता है, शार्प चेंज होता है डेंसिटी ऑफ सी वाटर, यानी कि जो सी वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है, इंक्रीज इन सी वाटर डेंसिटी विद इंक्रीज। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको याद रखना है तीन, बस आपको यही याद रखनी है, तीन जोन है, टेम्परेचर का और हमारा डेंसिटी का और हमारा सैलिनिटी का। ये तीनों जोन आपको याद रखने हैं, जो कि जिसकी कितनी मीटर से कितने मीटर है, 200 से 1000 मीटर के बीच में है। ये ट्रांजिशन जोन होते हैं, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन है टेम्परेचर के लिए, पिक्नोक्लाइन है डेंसिटी के लिए, हेलोक्लाइन है सैलिनिटी के लिए। ठीक है, जो शार्प चेंज होता है हमारे इनमें। ठीक है, तैराकी जो समुद्री जल के तापमान में गहराई बढ़ने के साथ समुद्री जल का जो घनत्व है वो तेजी से बढ़ता है कम अक्षांशों में, 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच। लेकिन जो उच्च अक्षांश है वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तापमान का। अगर हमारा सतह पर 10 तापमान है तो गहराई पर भी 10 ही होगा। 200 से 1000 मीटर की गहराई वाला जो एरिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला गया है पिक्नोक्लाइन एरिया, पिक्नोक्लाइन लाइन। ये लाइन का नेम आपको याद होना चाहिए तीनों के लिए। ठीक है, जो हमारे सी वाटर की डेंसिटी है हमारा सी वाटर की एंड टेम्परेचर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन में। यानी कि जो हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि उष्ण कटिबंधीय है और हमारा उपोष्ण कटिबंधीय जो एरिया, उसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी और टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको बस यही जो आपको याद रखने हैं, द कोइंसिडेंस ऑफ थर्मोडाइन एंड पिक्नोक्लाइन इन द सेम डेप्थ जोन डिनोटिंग वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन। ये कह रहा है जो हमारा थर्मोक्लाइन भी है और पिक्नोक्लाइन भी है, इन दोनों का जो जोन एरिया वो कितने से कितने मीटर के बीच में है, 200 से 1000 मीटर के बीच में है ना। तो ये जो गहराई है ये क्या है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप शो करती है हमारी डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। यानी कि हमारा तापमान में चेंज होता है तो हमारी डेंसिटी में भी चेंज होता है। नीतीश, जियोमॉर्फोलॉजी जो है कंप्लीट हो गया और उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इरिश, आपको क्या समझ में नहीं है, कौन सा दोबारा बताना है? देखो एक बात समझो, वो मत सुनो, मेरी सुनो। जो टेम्परेचर है ना, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि हमारा 0 से 23 डिग्री 35 डिग्री, यहाँ पे तापमान कंट्रोल करता है सी के पानी को। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा जो पानी है उसका तापमान कम या ज्यादा होगा। ये किस पे इफेक्ट करता है, ये हमारे तापमान पर इफेक्ट करता है। लेकिन जो पोलर एरिया है ना, पोलर एरिया में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बढ़ती गहराई के साथ। अगर हमारा सरफेस पर 10 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा नीचे ओशन के जैसे जैसे गहराई में बढ़ते जाएंगे वहां पे भी जो तापमान है वो सेम ही रहेगा। पोलर एरिया में
तापमान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डेंसिटी पर, लेकिन जो हमारा इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का डेंसिटी पर। ठीक है, और अब है हमारा टेम्परेचर, डेंसिटी और सैलिनिटी। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम किससे शो करते हैं? थर्मोक्लाइन लाइन से। ये तीन लाइन है, तीनों को आपको क्या है समझना है। तीन लाइन है जिनका जोन भी क्या है, सेम गहराई पर है, 200 से 1000 मीटर के बीच में है तीनों की तीनों। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर को शो करती है, पिक्नोक्लाइन डेंसिटी को, हेलोक्लाइन सैलिनिटी को। थर्मोक्लाइन में मैंने क्या बताया था कि एक ट्रांजिशन लेयर है जहां पे तापमान में क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं 200 से 1000 मीटर के बीच में। ये क्या है? थर्मोक्लाइन तो शो करती है टेम्परेचर को, यानी कि 200 से 1000 मीटर के बीच में तापमान में बहुत ज्यादा चेंज होता है। ऐसे ही 200 से 1000 मीटर के बीच में सैलिनिटी, यानी कि 200 से 1000 मीटर के बीच में सैलिनिटी में भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेलोक्लाइन। ऐसे ही है हमारी पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन शो करती है हमारी डेंसिटी को, यानी कि 200 से 1000 मीटर के बीच में जो हमारी डेंसिटी है उसमें क्या है, सीवियर वेरिएशन आते हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। तो ये तीनों है हमारा TDS, यानी कि टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी, और इसको हम शो करते हैं TPH, यानी कि हमारा थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर के लिए, पिक्नोक्लाइन हमारे किसके लिए है? डेंसिटी के लिए। हेलोक्लाइन किसके लिए है? हेलोक्लाइन है सैलिनिटी के लिए। आ गया इरिश समझ में? अब आ गया, ये जो नेम है आपको अब याद हो गए होंगे, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन। एक बार क्या ना, एक बार आप सब लोग है ना चैट बॉक्स में ये तीनों नाम लिख लो, आपको जो है ना आपको रट जाएंगे, ये रोट लर्निंग हो जाएगी जब आप लिख के देखोगे। मुझे पता है अभी क्लास के बाद क्या होगा, बंद करके रख दोगे, लेकिन जैसे जैसे आप खुद से लिखते हो ना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। एक बार जल्दी से सब टाइप करो, लिखो, ताकि क्या है आपको अच्छे से याद हो जाए। थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। जल्दी लिखो, मैं सबके जो कमेंट है वो देख रही हूँ। जल्दी जल्दी से टाइप करो। वेरी गुड इरिश। थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन, और जो बाकी है वो सब भी लिखो। इसका हिंदी में भी सेम ही नेम है, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। वेरी गुड जयसिंह। और इसकी गहराई भी लिखो, कितनी गहराई पर है ये। चलो, नीतीश, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। 200 से 1000, वेरी गुड। 200 से 1000 मीटर के बीच में है। ऐसे जब आपको कुछ याद नहीं होता है ना, या जैसे मैं क्लास कराती हूँ तो आप क्या करा करो कि साथ साथ यहीं पे लिख के देख लिया करो, ताकि आपको जो है ना अच्छे से याद हो जाए, और आपको बाद में, क्योंकि जब एक बार मैं बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको बार बार लिख के कोशिश किया करो कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलो अब वेरी गुड जयसिंह। एक बार जो है ना बुक से रीड कर लिया करो। ये नहीं है कि आपको बुक से याद करना है, बस बुक से रीडिंग ले लो, उसके बाद जो नोट्स मैं देती हूँ ना, बस फिर आपको पता है नोट्स बुक से आपको ये नहीं पता चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं नोट्स देती हूँ ना, नोट्स से ये पता लगता है कि आपको कहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी है। बुक में आपको ये लगता है कि यार हर जगह ही सेम है, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये नहीं पता चलता, लेकिन नोट से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को इस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, या ये वाला एरिया मेरा क्लियर नहीं है, तो आपको ये क्लियर हो जाता है।
कोचिंग लेने का मतलब सिर्फ यही इतना ही होता है कि आपको जो पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो पता लग जाता है। क्योंकि अगर हम बुक को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि सभी इम्पोर्टेंट है, सारी ही लाइन इम्पोर्टेंट है, हम पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर लेते हैं। लेकिन हर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसको पढ़ने जब हम पढ़ते बैठते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं ना बुक में, तो सब इम्पोर्टेंट लगता है। तो बुक का में क्या क्या करो, एक बार ओवरव्यू ले लिया करो कि हाँ इस चैप्टर में ये बात बता रखी है। अगर कुछ नहीं समझ में आता फिर मैं तो आपको करवाती हूँ, आप बुक से एक बार रिविजन कर लोगे ना, आपको ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में ये है, फिर क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नीतीश, मैं सिर्फ बोलती हूँ हमेशा, मैंने अपने पीडीएफ में भी लिखा है कि सिर्फ नोट्स पढ़ो, नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़ो, और कोशिश करो इंग्लिश में पढ़ो। क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं ना वो चेंजेबल नहीं होते हैं। कंप्लीट नोट से ही हो जाएगा, कोई इधर उधर से आपको आ, कोई भी इधर उधर से आप बुक लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस जो करनी है उसके लिए मैंने आपको ऐप ऑलरेडी बता रखे हैं, ऐप पर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वे अपलोड हो गए हैं। मैंने बस आपको इतना बोला कि जितनी ज्यादा, जैसे हम जैसिंग है, जैसिंग शुरू में जो है इन्होंने इंग्लिश हिंदी करके, लेकिन अब ये नहीं करते हैं, ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में ही कर लो, क्योंकि इंग्लिश में करोगे ना, आपको पता है इंग्लिश में वर्ड चेंजेबल नहीं होते हैं। क्योंकि पेपर में आता है हिंदी के वर्ड इतने भयानक होने लगे हैं, इतने अलग अलग वर्ड। मैं ऐप ऐप का जो है, आई थिंक आप जो ग्रुप में नहीं हो तो आपको नहीं पता है। फ्रेंड जियो नाम से एक ऐप है, वो सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए है। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और मैंने आप सबको बता दिया कि कल 10 बजे मीटिंग होगी, वो स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। ठीक है, तो आपको वहां पे अपने जो व्यू सबमिट करने हैं कि आपको कैसा लगा, आपकी क्लासेस कैसी हो रही हैं। तो और वहां पे कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप है सबको पता है किस लिए दिया हुआ है। हमारी जो टीम है वो अलो नहीं करती है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या है, अब मैं हर चीज, जैसे मेरे नोट्स है वो मैं हर चीज आपके लिए ऐप पर जो है स्टोर नहीं कर सकती हूँ या अपलोड नहीं कर सकती हूँ, इतने सारे पेजेस होते हैं। तो मैं वो डायरेक्ट आपको क्या ग्रुप में शेयर करती हूँ ताकि आप वहां से पढ़ लो, और आपको ये पता लग जाता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो किसी को हम इनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो मुझ पे बात आ जाएगी कि हमने मना किया हुआ और आप फिर भी ग्रुप में ग्रुप बना रखा है आपने। तो किसी को भी नहीं बोलना है कि हमारा कोई ग्रुप है ये। हाँ, हम जुड़े हुए हैं सिर्फ ऐप से। ठीक है, सबको क्लियर है बात? ऐप मैंने आपको बता दी, और जो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी जो ऐप है उसमें भी मॉक टेस्ट अपलोड हो गए हैं, वो देना शुरू करो, और मैं आपका इवेल्युएशन भी करूंगी। हाँ, और अपना जो व्यू है वो सबमिट करना कि आपकी जो क्लासेस है वो कैसी चल रही हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम। ये देखो, ये है हमारा, ये मैंने आपके लिए लगा रखी है, ये देखो, ये वाला जो एरिया है 200 से 1000 मीटर के बीच, ये भी थर्मोक्लाइन टेम्परेचर में जो वेरिएशन है। और सेम ये जो एरिया है यही हमारा किसका है, पिक्नोक्लाइन का, किसके 200 से 1000 मीटर के बीच में, पिक्नोक्लाइन डेंसिटी को, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर को। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताई थी जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हिसाब से भी हमारी 3 लेयर थी। ऐसे ही हमारा जो सेलिनिटी है, सेलिनिटी के हिसाब से भी 3 लेयर है। हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको सरफेस लेयर, और सरफेस जो सरफेस वाला पानी होता है वहां पे क्या है, सबसे कम डेंसिटी मिलती है, लोएस्ट डेंसिटी। उसके बाद हमारा पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन आप सबको पता है 200 से 1000 मीटर पे। यहाँ पे क्या है, शार्प डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी कि जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसमें क्या है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे डीप और बॉटम लेयर, वहां पे क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी है लेकिन यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह क्या है, सेम जो है डेंसिटी मिलती है। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर है, अब आप एक बात याद रखना, हमारा टेम्परेचर, डेंसिटी, सेलिनिटी, तीनों की ही 3 3 लेयर है। जो हमारी मिड वाली लेयर है, बीच वाली जो 200 से 1000 मीटर है, इनके नाम है जो आपको याद रखने हैं, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन। ठीक है, तो
तो ये तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सैलिनिटी। सैलिनिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सैलिनिटी के लिए मैं आपको जो ग्रुप है, ग्रुप में ऑलरेडी जो एक फोटो है अभी ही सेंड कर रही हूँ आपको, क्योंकि इसका जो डेटा है ना वो मुझे मिला नहीं कहीं पे भी। बुक में है, बुक में जो इशू होता है वो कॉपीराइट वाला इशू होता है, तो मैं अपने नोट से सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी की लवणता, समुद्री जल की लवणता। अब इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, सबसे पहले तो सैलिनिटी होती ही क्या है? सैलिनिटी होती है यानी कि जो हमारा ओशियन है, यानी कि जो भी हमारा समुद्र है उसमें कितने सोल्ट्स डिजोल्व है, कितना जो नमक है वो डिजोल्व है। प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व सॉल्ट इन द सी वाटर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैलिनिटी। और सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी रेशियो है किसके बीच में? बिटवीन द वेट ऑफ द डिजोल्व्ड सॉलिड मटेरियल एंड वेट ऑफ सैंपल वाटर। ठीक है, यानी कि क्या है हमारा सैलिनिटी रेशियो है जो हमारे जो सॉलिड जो मटेरियल है उसका, और जो हमारा वेट है सी वाटर का। एक तो ये पूरा सी वाटर, इसका टोटल वेट, और उसके ऊपर क्या है जो साल्ट घुले हुए हैं उसका जो रेशियो, उसको क्या बोलते हैं? सैलिनिटी बोलते हैं। और जो हमारा सैलिनिटी है, सैलिनिटी को हम ये देखो, ये जो है इसको प्रतिशत नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, ये पार्ट पर थाउजेंड, सैलिनिटी को कभी भी प्रतिशत में नहीं बोलते हैं। सैलिनिटी को हमेशा बोलते हैं, सैलिनिटी को मेजर करते हैं पार्ट पर थाउजेंड में। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, हिंदी में भी समझाऊंगी शगुफ्ता। मैं क्या कर रही हूँ कि एक बार इंग्लिश की स्लाइड से समझा रही हूँ, एक बार हिंदी से। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों जो हमारे मीडियम है बच्चों का, दोनों मीडियम में है बच्चे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सैलिनिटी के बारे में। अब हिंदी में पढ़ते हैं। लवणता क्या होती है? जो समुद्र के पानी की लवणता का सामान्य अर्थ है कि जो हमारा समुद्र का जल है उसमें कितने लवणों की, यानी कि कितने नमक की उपस्थिति है। और लवणता क्या होती है? सैलिनिटी होती है रेशो किसका? हमारा जो पूरा पानी है, मान लो ये पूरा इंडियन ओशन है, उसके पूरे पानी का टोटल वेट अपॉन में उसमें जो हमारे पदार्थ हैं, जो साल्ट डिजोल्व है, उनका वेट। इसको क्या बोलते हैं हम? सैलिनिटी। सैलिनिटी को बोलते हैं घुलित घुलित ठोस पदार्थों के वजन के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। और समुद्री जल का जो वजन है, इनको क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं हमारा किसका? सैलिनिटी का। अब जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी को पार्ट पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, कभी भी ये मत बोलना कि जो समुद्र है, समुद्र का जो लवणता उसको प्रतिशत में मेजर करते हैं, नहीं। समुद्र के जल को कभी भी प्रतिशत में नहीं, इसको बोला जाता है पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, अब हमारा है जो एवरेज सैलिनिटी है, याद रखना एवरेज सैलिनिटी हमारी कितनी है? 3.5 पार्ट पर 100, या इसको याद रखना 35 पार्ट पर 1000। ठीक है, ये याद रखना है कि कितनी है? 35 पार्ट पर 1000। जो सैलिनिटी है कितनी है हमारी? 35 पार्ट पर 1000। अब आपको पता है कि जो सैलिनिटी है, अब जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन मिलता है, जो हमारा भूमध्य रेखा है यहाँ पे अलग मिलता है, पोलर एरिया वहां पे अलग तापमान मिलता है, ऐसे ही जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी में भी टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो स्थान के अकॉर्डिंग मिलता है।
जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, कहीं पे तापमान की वजह से जो है सैलिनिटी ज्यादा होती है, कहीं पे जो हमारी नदी है, नदियों की कमी की होने की वजह से सैलिनिटी ज्यादा मिलती है, बारिश कम होने की वजह से सैलिनिटी ज्यादा मिलती है। तो बहुत सारे रीजन है। तो जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी भी वेरी करती है, हर एरिया में अलग अलग सैलिनिटी मिलती है। जो सैलिनिटी है टेम्परेरली, और उसमें जो टेम्पररी और स्पार्शियली दोनों में जो हमारा जो सैलिनिटी है उसमें क्या है, मिलते हैं डिफरेंस। यानी कि जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी में हमारा दैनिक, मासिक, मौसमी और वार्षिक हर तरीके से क्या उसमें भिन्नता मिलती है। और जो समुद्री जल है, समुद्री जल का जो औसत, अगर आपसे एवरेज ओशन सैलिनिटी पूछी तो वो है 35 पार्ट पर थाउजेंड। ये याद रखनी है, आपसे पूछा जाता है एवरेज ओशन सैलिनिटी कितनी है, 35 पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है। तो अब हमारा जो है ना एक प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था, किसने, हमारे इन्होंने ही दिया था चैलेंजर एक्सपीडिशन के दौरान, हमारे विलियम लिटमोर ने ये प्रिंसिपल आया था, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि ये कहते हैं हमारे विलियम लिटमोर कि चाहे पानी हमारा, ये देखो, चाहे हमारा बहुत बड़ा ओशन हो, ये पानी हो, चाहे हमारा इतना सा पानी, इन दोनों में जो हमारे नमक है, नमक में जो पानी है, पानी में जो नमक घुला है ना, उसकी जो मात्रा है ना वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। चाहे सैलिनिटी कितनी भी हो, उसमें जो साल्ट का रेशियो है ना वो वही रहेगा। पानी, देखो, सैलिनिटी, मान लो ये पानी है, इसकी जो सैलिनिटी है इसकी 35 पार्ट पर थाउजेंड मान लो, और ये मान लो यहाँ पे जो सैलिनिटी है ये 35 पार्ट पर थाउजेंड मान लो, यहाँ पे इसकी सैलिनिटी 20 पार्ट पर थाउजेंड मान लो। लेकिन इसमें जो हमारे जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे सात सबसे ज्यादा क्या है, सात सबसे ज्यादा हमारे क्या मिलते हैं, नमक मिलते हैं। जो प्रोपोर्शन है ना उनका, सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, फिर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारा कैल्शियम। तो जो प्रोपोर्शन रहेगा, रेशियो रहेगा, वो सेम रहेगा। कहने का मतलब है, इसको मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मैं एक गिलास का पानी है, उस एक गिलास के पानी में अगर मैंने बहुत सारा नमक घोल दिया है, ठीक है, और उसको मैं अलग कर लेती हूँ, और तो इतना सा अलग, जैसे देखो, ये हमारा एक गिलास है, ठीक है, ये मैंने ओशन जो समुद्र का पानी है उसको एक गिलास में ले लिया, ये, और एक एक गिलास ये है, और इसमें इतना सा ले लिया और इसमें पूरा भर लिया। ठीक है। बेशक से इनकी जो सैलिनिटी है वो अलग अलग हो सकती है, इसकी 20 हो सकती है और इसकी 10 हो सकती है, लेकिन इनमें जो नमक है ना, उस नमक का रेशियो सेम मिलता है। अगर पूरे ओशन में सोडियम क्लोराइड 27% मिलता है, तो इस पानी में भी सोडियम 27 मिलेगा और इस पानी में भी सोडियम 27 मिलेगा। अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 20 मिलता है, तो इसमें भी 20 ही मिलेगा। तो वो जो प्रोपोर्शन और जो रेशियो है ना वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। चाहे हमारा जो सैलिनिटी है वो कितनी भी हो, उसमें जो सोल्ट का रेशियो है वो सेम रहेगा, चाहे पानी कम भी हो चाहे ज्यादा भी हो। ये किस में बताया गया है, ये आपका बताया गया प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि हमारे विलियम डिटमोर ने दिया था। कब दिया था, 1884 में। ठीक है। ये बस ये पूरा जो मैंने आपको बताया वो सेम बताया कि जो प्रोपोर्शन है, मेजर जो सॉलिड सोल्ट है वो स्वयं रहेगा, चाहे वो ओशियन हो चाहे सी हो। ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। क्या होता है हमारा स्थिर अनुपात का सिद्धांत। स्थिर अनुपात का सिद्धांत किसने दिया है, विलियम डिटमोर ने दिया है चैलेंजर अभियान के दौरान 1884 में। उन्होंने जो बताया है वो मैंने बता दिया है कि चाहे हमारा इतना पानी हो चाहे इतना पानी हो, जो सॉल्ट का रेशियो है वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। और जो विलियम डिटमोर है उसने प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को पोस्टुलेट किया है। जो चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ है उसकी जो रिपोर्ट दी 1884 में आई है, और 1884 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट साल्ट होते हैं, और 27 मोस्ट जो 27 टाइप के साल्ट हैं सी वाटर में, लेकिन उनमें से जो 7 है ना, 7 सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, और उनमें भी जो सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है वो कौन सा मिलता है, सोडियम क्लोराइड। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि जो विलियम डिटमोर उसने निरंतर अनुपात के सिद्धांत को मानने के लिए प्रेरित किया, और
एक मिनट। नीतीश, क्योंकि आज वेदर अच्छा नहीं था तो बस उसकी वजह से जो क्लास है ना आज 8 से 10 हुई है। नहीं तो हमारी एक क्लास होती है 6 से 7 बजे और दूसरी होती है हमारी 8 से 9 बजे। ठीक है, कल से जो क्लास है ना वो 6 से 7 बजे ही होगी और दूसरी जो क्लास है वो 8 से 9 बजे ही होगी। बस आज आज के लिए आपको एडजस्ट करना है। 10-15 15-20 मिनट में जो हमारी क्लास है ना वो खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी जो फर्स्ट क्लास है ना तो वो आप क्लास को लीव कर दो। बाकी अगर आपको ये वाली क्लास कंप्लीट करनी है तो पहले आप ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो देख लेना, क्योंकि आपकी ऑलरेडी वो शायद 23 मिनट की जा चुकी है, तो आप इसको कंप्लीट कर लो। ये जैसे यहाँ पे मिस प्रिंट लिखा हो सकता है 27, ठीक है। तो जो मेन है वो 53 है वैसे तो। देखो, बुक में भी जो डेटा है वो चेंज नहीं हुआ है। जो हमारी टोटल जो साल्ट है ना वो 53 है, ठीक है। लेकिन आपकी जो बुक है वो प्रीवियस, अभी डाटा चेंज नहीं हुआ होगा उसमें, तो कोई नहीं, आप 47 याद रखो, ये मिस प्रिंट है, याद रखना, ठीक है। कितने हैं? 47 में से जो 7 इंपॉर्टेंट है अब हम वो पढ़ रहे हैं। ये जो 7 इम्पोर्टेंट साल्ट है आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि आपसे जो है ना पूछे जाएंगे। ये जो है आपको सबसे पहले तो ये याद रखना, सीरीज वाइज याद रखने हैं, ठीक है। और इनका देखो, एक बार पेपर में पूछ लिया गया था कि इनके नाम दे दिया गया और ये कंसंट्रेशन दे दिया या परसेंट दे दी। दूसरी बार इनका ये जो फॉर्मूला है ना ये दे दिया जाता है और इनकी परसेंटेज दे दी जाती है। तो आपको ये तीनों ही चीजें याद रखनी है। सोडियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा, और इनका जो ऑर्डर है वो भी याद रखना, आपको ऑर्डर में लगाने को दे देंगे। सबसे ज्यादा है हमारा सोडियम क्लोराइड, सबसे ज्यादा मिलता है हमारा सोडियम क्लोराइड, कितना कंसंट्रेशन है 27, और परसेंट कितना है 77। उसके बाद हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है, दूसरे नंबर पे ज्यादा कौन सा साल्ट मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका कंसंट्रेशन है 3% और 10% परसेंट है। फिर हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट 1%, ठीक है। तो ये आपको क्या, आप बस पता है क्या, आपको अगर ये सीरियल ऑर्डर याद हो जाते हैं ना तो ये जो कंसंट्रेशन और परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस क्या करना है कि जो कंसंट्रेशन और जो परसेंट है ना वो फर्स्ट का, इन दो तीन का याद रख लो, क्योंकि आपको जो है ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी दे दिए जा सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो परसेंटेज है वो 77% मिलता है, तो आप ये याद रख सकते हो। वैसे आप क्या है, ये डिसेंडिंग और ऑर्डर के अकॉर्डिंग याद रख लो कि सबसे ज्यादा है सोडियम क्लोराइड, सोडियम के बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर हमारा कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। टोटल कितना है? 35 पार्ट पर 1000 या 100% सेलेनिटी। ये सेलेनिटी को 100% में शो करते हैं और ये कंसंट्रेशन किस में है? पार्ट पर 1000, ठीक है। उसके बाद है हमारे जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी के सोर्स। पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं कि सैलिनिटी कहाँ कहाँ से निकलती है। देखो, सैलिनिटी जब हमारा ओशियन है, सॉरी वोल्केनो, जब वोल्केनो का इरप्शन होता है ना तो उससे ये डिस्चार्ज होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इससे भी जो है ना थोड़ा बहुत क्या है, साल्ट निकलता है। हमारे जो ये देखो साल्ट निकलता है, ये कहाँ फैल जाता है? हमारे एटमोसफेयर में, और फिर जब ये बारिश होती है ना तो उसकी वजह से ये ओशियन में आ जाता है। वेदरिंग होती है, यानी कि जो ये रॉक्स हैं, जो लावा की रॉक्स हैं यहाँ पे जम गई थी, जब इनकी वेदरिंग होगी तो पानी क्या है, इनको समुद्र में बहा के ले आती है। तो उसकी वजह से भी हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम ये सब रिलीज होता है। ऐसे ही जब हम स्प्रे वगैरह, परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं तो उनसे भी ये निकलता है। हमारा जब रिवर अपने साथ बहा कर लेके आते हैं वो भी सोडियम लेके आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बायोकार्बोनेट। और हमारा कुछ ये जैसे हमारे गीजर्स होते हैं, इनसे भी हमारा ये सब निकलता है। तो ये सारे जो सोर्स होते हैं किसके होते हैं? हमारे साल्ट के सोर्स होते हैं। हमारी चट्टाने, रॉक्स साल्ट की जो है मेन सोर्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे सोर्स हैं, जो लवणता है, सैलिनिटी है, उसके सोर्स, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले मूल रूप से जो समुद्री जल की लवणता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है रासायनिक अपक्षय, ठीक है, यानी कि केमिकल वेदरिंग।
केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब रॉक घुल जाती है, केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनेशन, ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया। यानी कि जो हमारी रॉक्स होती हैं उनकी केमिकल यानी कि वेदरिंग हो जाती है, इरोजन होता है, और फिर नदियां उनके साथ महासागरों तक उनका क्या करती है, परिवहन कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो महाद्वीपीय चट्टानें हैं, महाद्वीपीय जो रॉक्स हैं, उनका जो अपक्षय हो जाता है या वेदरिंग होती है, फिर नदियां उनको पानी में, ओशन में ले आती है। उसके बाद पृथ्वी के अंदर से कुछ गैस निकलती है, उसमें भी गैस निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके साथ भी कुछ सोर्स आते हैं, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होता है, वो भी हमारे किसके, सैलिनिटी के सोर्स हैं। उसके बाद हमारा है इन्वायरमेंट, और हमारा है इन्वायरमेंट और क्या है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, जैसे हम ह्यूमंस हो सकते हैं इसमें, और हमारा डी गैसिंग बाय अर्थ, केमिकल वेदरिंग, ये सारे क्या हमारे सोर्स है ओशन सैलिनिटी के। ठीक है, अब जो हमारा सैलिनिटी है, सैलिनिटी ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर हमारी जो सैलिनिटी है उसको कंट्रोल करते हैं, किन फैक्टर की वजह से सैलिनिटी बढ़ती है, किन फैक्टर की वजह से सैलिनिटी कम होती है। देखो सैलिनिटी, ये देखो ये डायग्राम समझो, सैलिनिटी कब बढ़े, इंक्रीज कब होगी, जब इवेपोरेशन होगा, जब पानी तो सारा वाष्प बन जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, नमक ही तो बच जाएगा, नमक का तो इवेपोरेशन नहीं होता। दूसरा, जब फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग जब होती है यानी कि जब वो पानी हमारा किस में चेंज होता है, पानी जब हमारा चेंज होता है बर्फ में, तो वो क्या करता है, वो हमारी जो सैलिनिटी है उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हमारी सैलिनिटी इंक्रीज होती है। अब डिक्रीज यानी कि सैलिनिटी कम कहाँ मिलती है, जहाँ पे रेन बहुत ज्यादा होती है, बारिश, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये जहाँ पे होती है वहां पे सैलिनिटी कम होती है। और जहाँ पे पानी गिरती है यानी कि रिवर का जो मुख होता है, जहाँ पे पानी ओशन में गिरती है, वहां पे सैलिनिटी बहुत कम होती है। यानी कि जहां जहां हमारा नदियों का मुख है, ठीक है, वहां पे क्या सैलिनिटी कम होती है। और आइस जब मेल्ट होती है, यानी कि आइस जब देखो जब जमी थी तो उसकी वजह से तो हमारी सैलिनिटी इंक्रीज हो गई थी, लेकिन जो वो जमी हुई आइस थी ना उसमें सैलिनिटी नहीं थी, जिसकी वजह से जब ये आइस मेल्ट होती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सैलिनिटी डिक्रीज होती है। और ग्राउंड वाटर फ्लो हो जाता है जब ओशियन में, यानी कि जो ग्राउंड वाटर जब रन कर जाता है ओशियन में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा सैलिनिटी डिक्रीज होती है। तो ये जो फैक्टर है कि दो, ये इन फैक्टर की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज होती है, इन फैक्टर की वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होती है। आप याद रख लो, आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि किसकी वजह से, कौन से फैक्टर ऐसे, किसकी वजह, कौन से फैक्टर की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज होती है, कौन से फैक्टर की वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जो सैलिनिटी इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है, फैक्टर दैट इंक्रीज ओशन सैलिनिटी, इवेपोरेशन की वजह से और आइस फॉर्मेशन की वजह से। दूसरा है जिसकी वजह से डिक्रीज होती है, तो हमारा प्रेसिपिटेशन से, रिवर रन ऑफ से, और आइस मेल्टिंग की वजह से। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहला है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी कि हमारा क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, ये देखो, देखो आपको ये तो पता है कि जो हमारा इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन की वजह से क्या है, हमारी सैलिनिटी इंक्रीज होती है। ये मान लो कि जो हमारा सी वाटर है, पहले एग्जांपल से समझो कि हमारा 1000 ग्राम जो वाटर है वो क्या है, सी वाटर है, ओशियन वाटर है। ठीक है, ये क्या है, जो 1000 ग्राम जो सी वाटर है उसमें क्या है, हमारी सैलिनिटी है। ठीक है, ये सैलिनिटी है। इस अब ये क्या होगा कि अब सैलिनिटी ज्यादा कम होगी, सैलिनिटी ज्यादा तब होगी, सैलिनिटी ज्यादा कम होगी, सैलिनिटी ज्यादा तब होगी जब जो वाटर है, वाटर कम हो जाए। ये सैलिनिटी तो इतनी 1000 ही रह जाए, लेकिन इसमें से पानी की कमी हो जाए। और पानी कब कम होगा, जब इससे इवेपोरेशन हो जाए। और इवेपोरेशन, मान लो इवेपोरेशन हो गया, और इवेपोरेशन के बाद जो सैलिनिटी है वो कितनी बचेगी, 800 ग्राम बचेगी। ठीक है, तो और इसकी वजह से क्या होगा, तो हमारी जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। जो हमारा इनक्लोज यानी कि जो हमारा बंद महासागर होते हैं उसमें जो सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब हमारी आइस की भी फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीज होती है। देखो अगर मान लो ये हमारा, दोबारा से समझाती हूँ यहाँ पे इसको, कि ये हमारा ओशियन है, इसमें कितनी है, 1000 ग्राम सैलिनिटी है। ठीक है। इस 1000 ग्राम में सैलिनिटी कब बढ़ेगी, जब पानी की कमी होगी। पानी की कमी कैसे हो सकती है, मान लो यहाँ पे कुछ जो पानी है उसका क्या होगी, बर्फ बन गई, तो आपको पता है जब बर्फ बनेगी तो भी सैलिनिटी इंक्रीज होगी। मान लो पहले थी 1000, अब कितनी हो गई है, 800। ठीक है, 800 ग्राम सैलिनिटी होगी। तो पानी की तो कमी होगी, लेकिन जो सैलिनिटी है उसमें कुछ खासी कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से इवेपोर, और मान लो एक तो वजह हो गई कि इवेपोरेशन की वजह से पानी कम हो गया, दूसरी वजह से हमारे बर्फ की फॉर्मेशन हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, सैलिनिटी तो उतनी ही बच गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा सैलिनिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो वो एक तो हमारा जहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा, जो हमारा जहाँ पे आइस फॉर्मेशन होती है वहां पे भी सैलिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या है, अब जब आइस की फॉर्मेशन होती है तो सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। तो अब एक बात याद रखना, जो हमारा विषुवत रेखा की तुलना में मिलनी तो हमारा, क्योंकि सनलाइट सबसे ज्यादा 0 डिग्री पर मिलती है, लेकिन 0 जो डिग्री है वहां पे हमारी ना तो टेम्परेचर ज्यादा मिलता है ना सैलिनिटी ज्यादा। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एक तो मैंने बताया था, इसका रीजन है कि यहाँ पे हर 4 बजे के बाद रेनफॉल क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो जहाँ पे रेनफॉल होगी वहां पे क्या होगी, सैलिनिटी कम होगी। लेकिन जो हमारा अयनवर्ती क्षेत्र है, यानी कि जो 23 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और जो कर्क रेखा है, वहां पे क्या है, वहां पे हमारी जो सैलिनिटी है वो क्या है, ज्यादा है। क्योंकि वहां पे वाष्पीकरण किससे नियंत्रित होता है, टेम्परेचर से। वहां पे तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और वहां पे रेनफॉल भी इतनी नहीं होती है। ठीक है। तो ये है हमारा इवेपोरेशन। उसके बाद है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आइस। अब फॉर्मेशन ऑफ आइस का भी मैंने बता दिया कि अगर हमारा वही सेम एग्जांपल है, 1000 ग्राम जो है हमारी क्या है, सी वाटर सैलिनिटी है। ठीक है। मान लो कि 1000 ग्राम सी वाटर है। ठीक है। और इसकी जो सैलिनिटी कितनी है, 35 पार्ट पर 1000 है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर क्या होगा, तो किस, हमारी जो बर्फ है, बर्फ बनती है। तब जब भी आइस बनती है उसमें सैलिनिटी नहीं होती है। ठीक है। ये याद रखना, जब भी बर्फ होगी उसमें क्या है, सैलिनिटी नहीं होती है। वो जब सैलिनिटी क्या है, वो वही छूट देता है। सैलिनिटी क्या है, वही छूट जाती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी, जब बर्फ की फॉर्मेशन होती है तो सैलिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और देखो आपको पता है जब ये बर्फ जमती है उसमें क्या होती है, सैलिनिटी नहीं होती। और जब ये पिघलती है उसकी वजह से सैलिनिटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि ये प्योर वाटर था, और प्योर वाटर को जब हम सैलाइन वाटर में डालते हैं तो क्या होती है, सैलिनिटी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये मैंने ये बता रखा है कि जो हमारे हाई लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड यानी कि जो पोलर एरिया के, ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास है, वहां पे जो ओशन है, ओशन का तापमान तो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, आइस की फॉर्मेशन होती है। और आइस की फॉर्मेशन बर्फ जमने के कारण क्या होती है, बर्फ जब जमती है, बर्फ जब बनती है, उसमें जो पानी में जो सैलिनिटी होती है, वो सैलिनिटी वहीं पे छूट जाती है। बर्फ क्या होती है, प्योर होती है। ठीक है। तो जब बर्फ की फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से क्या होती है, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो बस ये यही बता रखा है, और आपको कुछ भी नहीं बता रखा है। उसके बाद अब प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे भी रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगी, वहां पे यानी कि वर्षण, जहाँ पे भी बारिश होगी वहां पे क्या होगा, सैलिनिटी कम होगी। जैसे हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पे क्या है, बारिश ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे सैलिनिटी क्या है, कम मिलती है। लेकिन जो हमारे उपोष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, वहां पे जो सैलिनिटी है ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पे बारिश कम होती है। ठीक है। और जो हमारा समशीतोष्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी की आपूर्ति, बर्फ यानी कि जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में भी सैलिनिटी कम क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, बर्फ ज्यादा होती है। और जब वो बर्फ कम पिघलती है तो उसकी वजह से क्या है, सैलिनिटी, लवणता जो है कम हो जाती है। ठीक है।
अब है इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, यानी कि जो हमारा नदी के पानी का प्रवाह, यानी कि जो भी नदियों का मुहाना होता है, नदियां अपने मुहाने पर क्या है, नदियों के मुहाने पर लवणता कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नदियों का पानी कैसा होता है, स्वच्छ जल होता है, जैसे हमारी है गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस, इनके मुहाने के पास जो लवणता है वो कम पाई गई है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारी नदी पानी गिराएंगी वहां पे क्या होगी, सैलिनिटी कम होगी, ठीक है। नदी के पानी का प्रभाव समुद्र से अधिक स्पष्ट होता है, यानी कि जो नदियां होती है, नदियों का पानी ज्यादा प्योर होता है, किससे, समुद्र के जल से। समुद्र के जल में जो प्योरिटी है वो कम होती है, वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है, जबकि नदियों के जल में सैलिनिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो जो नदी का पानी है वो क्या होता है, वो ज्यादा प्योर होता है एज कम्पेयर टू समुद्र। समुद्र का पानी कम प्योर होने की वजह से जब उसमें नदी का पानी गिरता है तो वहां पे लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये अब हमारा जो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। देखो जैसे ये आपको बता रहा है कि जहाँ पे, अब देखो जहाँ जहाँ पे हमारी नदी गिरती है, जैसे हमारी गल्फ ऑफ बोथनिया है, वहां पे जो है 5% तक जो सैलिनिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वहां पे नदी अपना पानी गिराती है। और वहीं अगर मैं मेडिटेरियन सी की बात करूं, वहां पे 40% सैलिनिटी है, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी नदी पानी नहीं गिराती, जिसकी वजह से वहां पे सैलिनिटी, लवणता बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर सेरेनिटी वाला टॉपिक आप लोगों को समझ, आई होप ये जो टॉपिक है वो समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो अभी जो अपनी क्वेरी है वो पूछ सकता है, मैं दोबारा से भी समझा दूंगी। नेट प्रॉब्लम, देखो मेरी तरफ से कोई नेट प्रॉब्लम नहीं है रुचि। आप एक बार जो अपनी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कीजिए, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। आई होप आप सबको जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो क्या है, मैसेज करके एक बार क्लियर कर ले। जल्दी से बताऊं। टाइड, कोरल, टाइड का वाटर, फोटो का वाटर। जल्दी से बताओ, जो टॉपिक है वो सबको क्लियर है। सुनामी, रुचि, इरिश, गुप्ता, जयसिंह, टॉपिक क्लियर है। तो कल हम जो अपनी क्लास है, क्लास में जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, और टाइड के बारे में। सुनामी, टाइड और हमारा जो ओशियन करंट है, वे 3 टॉपिक हम कवर कर लेंगे। अगर हम, हमारी कल तो मीटिंग होगी तो मंडे को ही हो पाएगा, तो हमारा 2 तारीख तक जो है हम सिलेबस कवर करने की कोशिश कर, हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा ओशनोग्राफी का। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के 5-6 टॉपिक है वो कवर करके फिर हमारा थॉट कवर करेंगे। तो 15 तारीख तक हम थॉट कवर करके उसके बाद हमारे क्या है 5 टॉपिक। कल सुबह जो आपकी मीटिंग होगी ना गूगल मीट, वो 10 बजे होगी, ठीक है। सुबह 10 बजे आप सबको जो है लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसको अटेंड करना। वहां पे आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आपसे पूछी जाएगी, और प्लीज अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो यहीं पर बता देना। होपफुली कोई भी ऐसी क्वेरी होती है तो मैं वो सोल्व कर देती हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, कोई आइडिया है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, तो आप जो है सर से शेयर कर सकते हो, जो हमारे फिलर फॉर्म ऐप के जो हेड हैं जितेंद्र गोस्वामी सर,
वो जो है कल मीटिंग करवा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। हाँ, अब जो क्लास है ना, बस आज के लिए देखो, क्लास का जो टाइम है ना वो मैं चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे टेक्निकल इशू हो जाता है, अब अगर नेट ही नहीं चलेगा तो आप क्लास कैसे अटेंड करोगे, आपको तो दिखेगा ही नहीं। और जब मेरी तरफ से ही नेटवर्क इशू हो जाएगा तो आप कैसे क्लास को ले सकते हो ना, तो आप तो कर ही नहीं पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा फिर, क्योंकि जब थोड़ा सा वेदर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बफरिंग वाला इशू है वो ज्यादा होता है, तो बफरिंग की वजह से फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने जो क्लास है ना, इसलिए शिफ्ट कर दी थी 8 से 10। वैसे जो हमारी क्लास का टाइमिंग है वो वही है, 6 से 7, और हमारा 8 से 10। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से कोई इशू नहीं है। अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ तो मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर देती हूँ, आपको मैसेज डाल देती हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपकी जो क्लास है वो रीशेड्यूल हो गई है। तो उस हिसाब से आप जो है ना देखते रहा करिए, क्योंकि मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ देती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है, कोई लापरवाही नहीं करती हूँ। अब अगर मेरे को कहीं जाना पड़ जाता है तो भी मैसेज जो है आप अपलोड कर देती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, नोट्स के रिगार्डिंग भी मैं आपकी जो सारी क्वेरी है वो सोल्व कर देती हूँ, तो जो मैं आपके नोट्स है वो कल सुबह तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो अपनी क्लास है उसको एंड करते हैं और कल वाली क्लास में मिलेंगे। कल मतलब मंडे, मंडे को क्लास होगी। और अगर कल क्लास मैं ले सकती हूँ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि सर मैं कल क्लास ले सकती हूँ या नहीं। अगर सर ने बोल दिया कि हाँ आप ले सकते हो तो मैं 6 से 7 बजे और 8 से 9 बजे आपकी जो क्लास है वो लूंगी, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमें कवर करना है। ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगी और आपका जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दूंगी। तो चलो अब जो क्लास है वो लीव करते हैं, कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप सब अपना अच्छे से नोट्स बनाएं, प्रिपेयर रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए। जो आपका एग्जाम है वो जून की लास्ट तक हो सक होगा। ठीक है, तो आपके पास अभी भी, अगर आपने अभी भी रिवीजन शुरू नहीं किया तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, 1 डेढ़ महीना है, उसमें भी आप जो है बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करोगे, लिख के देखोगे तो बहुत अच्छे से। और मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐप पर मॉक टेस्ट अपलोड हो गए हैं, आप उनको जो है डेली क्या करो, डेली अपने जो है मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम, आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आपको जो पेपर में 3 घंटे में जो बैठने की हैबिट है वो भी सेट हो जाए। तो चलो मिलते हैं कल, कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल जो आपकी जो मीटिंग है 10 बजे सबको ज्वाइन करनी है। ठीक है, 10 सुबह 10 बजे है, मैं भी मीटिंग में होंगी। ठीक है, मैं वहीं पे होंगी, मीटिंग में मैं भी होंगी, तो वहाँ पे आपकी जो जो भी क्वेरी है मैं वहाँ पे भी आपको ऐसे ही आंसर दूंगी, ऐसे ही सॉल्व करूंगी आपकी जो क्वेरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।